चिल्ड्रंस, हम आपको काव्य में पढ़ा रहे थे। काव्य में लेसन नंबर 5 लेसन चल रहा था हमारा मैथिली चरण गुप्त, जिसका जीवन परिचय हमने पढ़ा दिया था। और उनमें से मैंने आप लोगों को 1 2 3 4 4 पैराग्राफ हमारे हो भी गए हैं प्रीवियस आपकी क्लास में। आज हम पढ़ाएंगे उसी के आगे, ठीक है। उसके जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ाया था उसका एक मैं आप लोगों को दोबारा एक रिपीट कर देती हूँ, जिससे आप लोगों को याद आ जाएगा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, ठीक है। मृत्युलोक मालिन्य मेठने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो पहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। मृत्युलोक मालिन्य का मीन्स बताया था संसार के पाप। संसार के पाप मिटाने के लिए कौन आई है? स्वामी संग जो आई है। पंचवटी में आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि इसमें राम लक्ष्मण सीता के बारे में बताया गया है। जब वो राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जाते हैं तो वो पंचवटी में ही रुकते हैं, तो उसी समय का इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि संसार के पाप को हरने के लिए अपने स्वामी संग, अपने पति राम के संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी है ये कुटी आज अपनाई है। तीन लोक की सीता जी को कहा गया है कि वो तीन लोगों की साक्षात लक्ष्मी है, जो इस कुटिया में अपने पति के साथ रहने के लिए यहाँ आई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो पहरी। और सीता ही वीर के वंश रघुवंश की प्रतिष्ठा है, और यदि सीता जी की प्रतिष्ठा पे कोई आंच आती है तो रघुकुल की प्रतिष्ठा पर भी धब्बा लगता है। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। विजन देश मतलब देश कैसा है? निर्जन देश है, क्योंकि वो लोग कहाँ वन में ठहरे हुए थे तो वहां पे कोई भी निर्जन था, चारों तरफ सुनसान जगह थी। निशा शेष है मतलब अभी रात्र अर्धरात्रि का समय था, रात्र अभी पूर्ण नहीं हुई थी। निशाचरी का मीन्स है राक्षस। निशाचरी माया ठहरी, और निशाचर की राक्षसों की माया यहाँ पे ठहरी हुई है। वन में राक्षसों का ही वास रहता है, इसीलिए लक्ष्मण जी ने रात्रि के समय निर्जन प्रदेश में मायावी राक्षसों से बचने के लिए लक्ष्मण जैसा वीर ही उपयुक्त पहरेदार समझा है। इसीलिए लक्ष्मण अपने भाई राम और अपनी भाभी की रक्षा करने के लिए रात भर पहरा उस कुटिया के बाहर पहरा देता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे, आज हमारा 6th होगा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तंभ निशा है। स्वच्छंद समुद्र गंध वह निरादर, निरानंद है ये कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नेति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इसमें चंद्रमा की चांदनी के विषय में वर्णन किया गया, मतलब प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसमें क्या ही स्वच्छ चांदनी, जो स्वच्छ सुगंधित वायु है वो मंद मंद बह रही है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, क्या ही निस्तंभ निशा है। स्वच्छंद समुद्र गंध वह निरानंद है कौन दिशा। निस्तंभ मतलब शांत वातावरण में, तो ये जो वायु है ये स्वच्छ सुगंधित वायु मंद मंद बह रही है। और पंचवटी के किस और आनंद, चारों तरफ आनंद ही आनंद बिखेर रही है। फिर भी नियति रूपी नटी मतलब प्रकृति के लिए कहा गया है। जो नियति रूपी प्रकृति है अपने कार्यकलाप बहुत ही शांत भाव से और चुपचाप पूरा करने में तल्लीन है। मतलब यहाँ पे लेखक कवि कह रहे हैं, मैथिली चरण गुप्त जी कह रहे हैं कि नियति रूपी जो नर्तकी है अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांति से संपन्न कर रही है, और वह अकेले ही अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही है। इस एकांत वन में भले रात्रि हो, दिन हो, शाम हो, लेकिन वो शांत से अपने जो उसका कर्तव्य है उसको वो पूर्ण कर रही है। क्लियर हो गया। इसमें प्रकृति के सौंदर्य के बारे में ही बताया गया है, किस प्रकार जो स्वच्छ चांदनी सुगंधित वायु है वो मंद मंद बह रही, जिससे सारा वातावरण क्या हो गया? आनंदित हो गया है। और जो ये प्रकृति रूपी नटी है अपनी क्रियाकलापों को नियमित रूप से कर रही है।
पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, मतलब बिना बहुत ही चुपचाप और शांत भाव से वे अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर आप लोगों को व्याख्या नहीं समझ में आती तो आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और तब उसकी व्याख्याओं को अपनी कॉपी में इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है? 7th है, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों की भी बच्चों सा सहृदय भाव से सेती है। इसमें कवि जी कह रहे हैं, द्रव मतलब तरल क्या है? तरल एक द्रव है। नहीं, हमने अभी आपको पढ़ाया था क्या ही स्वच्छंद चांदनी, 5th वाला पढ़ाया था ना, अभी हमारा 6th वाला होगा। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको क्या सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिसके उसका नया रूप झलकता है। इसमें कवि जी कह रहे हैं वसुंधरा मीन्स पृथ्वी, वसुंधरा का मीन्स है यहाँ पे पृथ्वी। और इसमें कहा गया है कि संसार के जो समस्त प्राणी हैं जब रात में सो जाते हैं तो उस समय ये पृथ्वी प्रसन्न होकर छोटे छोटे ओस के कणों के रूप में सर्वत्र मोतियों का खजाना बिखेर देती है। आप जब सवेरे उठते तो आप देखते हैं कि घास में हमें डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि मॉर्निंग के समय जो घास, हरी हरी घास होती है उसमें बिना चप्पलों के हमें उसमें टहलना चाहिए, क्योंकि वो ओस हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो ये जो रात्रि के समय ये ओस बिखेरती है और चारों तरफ ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने मोतियों का खजाना बिखेर दिया है। उसी ओस की बात यहाँ पे की गई है। रवि बटोर लेता है उनको, रवि मीन्स सूर्य, सूर्य बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि मतलब जैसे ही सवेरे के समय सूर्य उदय होता है तो उसकी जो तेज प्रकाश की रोशनी होती है तो उसमें क्या हो जाता है, ओस की बूंदें ऑब्जॉर्व हो जाती है, सूख जाती हैं, है ना, वो अपने इसमें खींच लेता है और उससे क्या हो जाता है, वहां पे वो घास क्या हो जाती है, वो घास फिर से सूखी हो जाती है। और सुबह के समय आप देखेंगे कि घास गीली होती है क्योंकि सूर्य उस समय क्या होता है, उस समय निकलता ही है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ सूर्य आता है तो उसकी गर्माहट से जो ओस की बूंदें वो क्या हो जाती है, सब सूख जाती हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। विरामदायिनी मतलब विश्राम देने वाली। इसमें कवि कहते हैं कि प्रातः काल हो जाने पर सूर्य अपने किरण रूपी हाथों से उन मोतियों को समेट लेता है। कहने का तात्पर्य यही है कि मोती के समान चमकने वाले ओस के कण सूर्य की किरणों के ताप से सूख जाते हैं। ठीक है? और जो सूर्य है वो दिन भर आकाश के विस्तृत मार्ग में घूमता रहता है और थक जाता है जब वो, तो शाम के समय उसे विश्राम मिलता है। शाम के समय मतलब जब शाम हो जाती है तो सूर्य क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है, तो उस समय सूर्य का क्या होता है, विश्राम करने का समय होता है। तो अतः जो सूर्य है वो सवेरे के समय बटोरे गए ओस कण रूपी मोतियों को विश्राम देने वाली संध्या रूपी नायिका को उपहार में देकर अस्त हो जाता है। मतलब शाम जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके विश्राम का समय होता है, तो अपने विश्राम के समय वो संध्या रूपी नायिका को उपहार के रूप में देकर अपना अस्त हो जाता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। और जो संध्या सुंदरी है उन मोतियों से अपना रूप श्रृंगार करती है जिससे उसके सावरे शरीर में एक नया सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। जो ओस की कणें हैं उसी से जो ओस की जो कणें हैं वो क्या हो जाती हैं, सवेरे के समय जब, रात्रि के समय जब चारों तरफ बिखेर जाती तो मोतियों के खजाने की ऐसे प्रतीत होती है, और सवेरे के समय सूर्य की जब गर्माहट से वो क्या हो जाती है, ओस की बूंदें सूख जाती हैं। और सूर्य दिन भर आकाश में विस्तृत मार्ग में गमन करता हुआ जब थक जाता है तो संध्या के समय उसका विश्राम का समय होता है, तब वह
तब वह सूर्य प्रातः काल के समय बटोरे गए ओट्स कण रूपी मोतियों को विश्राम देने वाली संध्या रूपी नायिका को उपहार में देकर अस्त हो जाता है, जिससे कि रात्रि के समय फिर ओस की बूंदें हमें ग्राउंड में या ग्राउंड में हमें बिखरी हुई मॉर्निंग के समय, सवेरे के समय देखेंगे कि चारों तरफ गीला गीला रहता है, तो वो क्या होता है, वो गीला ओस की बूंदों के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से, सरल मीन्स है, सरल तो एकदम सीधा सरल, तरल, तरल कोई भी लिक्विड पदार्थ, कोई भी तरल चीज, जैसे पानी है, लिक्विड चीज, दूध है। जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है। तुहिन कण मतलब ओस की बूंदें। इसमें कवि जी कह रहे हैं ओस की बूंदें प्रकृति की प्रसन्नता और शोभा की प्रतीक है, और ओस की बूंदों से यह आत्मीय प्रकृति दुख की घड़ी में हमारे साथ रोती हुई प्रतीत होती है। और जब दुख होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ओस की बूंदें भी हमारे दुख के साथ हमारे साथ शरीक हुई हैं, जबकि सूर्य के क्षणों में इन्हीं ओस की बूंदों के माध्यम से ये अपना हर्ष प्रकट करती है। सुख के क्षणों में मतलब जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उस समय क्या हो जाता है, ओस की बूंदें धीरे धीरे सूखने लगती हैं, तो इससे के माध्यम से वो अपना हर्ष प्रकट करती है। यह प्रकृति हमारी अनजाने में की गई भूलों पर कठोरता पूर्वक हमें दंड देती है, किंतु कभी कभी बड़ी दयालु होकर बूढ़ों की भी बच्चों के समान सेवा भी करती है। इसमें प्रकृति के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार प्रकृति में आत्मीयता और संरक्षण के भाव व्यक्त हुए हैं। जो ओस की बूंदें हैं वो प्रकृति की प्रसन्नता और शोभा की प्रतीक है। कणों से हस्ती हर्षित होती है, और उन्हीं ओस की बूंदों से वो आत्मीय प्रकृति दुख की घड़ी में भी हमारे साथ रोती भी प्रतीत होती है, और जब सुख के क्षणों में इन्हीं ओस की बूंदों के माध्यम से वह अपनी खुशी प्रकट करती है। क्लियर हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट 8। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब 8 अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। देखिए 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, इसमें भी यही कहा गया है कि जब वनवास के समय उनके 13 वर्ष समाप्त होने को थे, है ना। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, 13 वर्ष अब समाप्त हो चुके हैं, मानो कल की बात। मतलब ये 13 वर्ष कैसे चले गए उन्हें पता ही नहीं चला, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ये मानो कल की ही बात हो। तन को आते वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। मतलब जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो जब वो वनवास के लिए निकले थे तो उन्हें देखकर उनके पिता, है ना, उनके पिता श्री दशरथ जी अचेत हो गए थे। अचेत मतलब बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, और वो नहीं चाहते थे कि राम वनवास जाए, क्योंकि वो सबसे अधिक लाड अपने बेटे राम से ही करते थे। और जब वो वनवास के लिए निकलते हैं तो उन्हें इतना दुख होता है, तो उसी दुख में वह अचेत हो जाते हैं, अर्थात बेहोश हो जाते हैं। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, और उसमें कहा गया है कि वो अब समय निकट ही है जब 14 वर्ष का उनका जो वनवास का समय था वह अब समाप्त होने वाला है, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। इसमें कहा गया, कवि कह रहे हैं कि जब वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी तो हम जब अयोध्या लौटेंगे तो श्री राम और सीता जी की सेवा करने से जो आनंद उसे यहाँ मिल रहा था लक्ष्मण जी को, वो आनंद अयोध्या जाने पर उसे प्राप्त नहीं होगा। मतलब जो उनको आत्म संतोष मिल रहा था उनकी सेवा करने से, वो संतोष उन्हें अयोध्या में प्राप्त नहीं होगा। यह सोचकर वह दुखी हो जाते हैं, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। मतलब जो सुख उन्हें अभी प्राप्त हो रहा है वो उसकी तुलना धन से की गई है ना। जो धन उसे इस वन में रहकर प्राप्त हो रहा है वह धन उसे अयोध्या में प्राप्त नहीं हो पाएगा। तात्पर्य यही है कि जो भातृ प्रेम है, जो उसका भाई के साथ जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ है, महान है, और इस धन की प्राप्ति उसे अयोध्या में नहीं होगी। क्लियर हो गया।
उसके बाद है नेक्स्ट, और आर्य को राज्यभार तो वे प्रजात ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश बिसराएंगे, कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जब ये अयोध्या वापस आ जाएंगे तो और आर्य को राज्य भार तो, मतलब जब ये 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या वापस आ जाएंगे तो अयोध्या वापस आने पर जो श्री राम है वो उन्हें अपना 13 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद उन्हें अयोध्या की गद्दी में बिठा दिया जाएगा, मतलब वो अयोध्या के राजा बन जाएंगे। और जब राजा बन जाएंगे तो उन्हें वहाँ का कार्यभार भी संभालना पड़ेगा और वो उस कार्यभार में बहुत अधिक व्यस्त हो जाएंगे, और वो जो भी कार्य करेंगे वो अपनी प्रजा के हित के लिए ही करेंगे। और जब वे राज्य के कार्य में इतने अधिक व्यस्त हो जाएंगे कि विवश होकर हम लोगों को भी भूल जाएंगे, मतलब कि वो इतने व्यस्त हो जाएंगे कि उन्हें हमारे साथ समय बिताने का भी समय नहीं होगा। और यही सोचकर वे लोगों के उपकार में लगे हैं और हमें दुख नहीं होगा, है ना, कि मतलब ये इस बात का हमें दुख नहीं होगा कि वह प्रजा के हित के कार्य में ही लगे हुए हैं और उन्हीं की सेवा में वह तटस्थ हैं। इसलिए इस बात का हमें कदापि दुख नहीं होगा कि हम अगर उनके साथ समय न बिता पाएं। लक्ष्मण के मन में यह प्रश्न उठता है कि इस दुनिया के लोग अपना हित स्वयं क्यों नहीं कर सकते, है ना, क्यों मतलब एक राजा के ऊपर डिपेंड रहते हैं और सोचते हैं कि राजा के बताए मार्ग पर ही वे चलेंगे। अपना अगर हित अपने आप कर लेते तो उन्हें किसी भी राजा की आवश्यकता नहीं होती। वे अपनी सुख सुविधाओं के लिए राजा पर ही निर्भर क्यों रहते हैं। यदि लोग अपना तथा दूसरों का भला स्वयं ही करते तो उसे दूसरों का मुंह ना देखना पड़ता और ये संसार जो है कितना सुंदर और सुखद लगता। मतलब लक्ष्मण जी ये चाहते हैं कि जब वो अयोध्या वापस आ जाए तो अधिक से अधिक समय राम हमारे साथ बिताए, लेकिन वो इसलिए दुखी हो जाते हैं कि अयोध्या वापस होने पर अयोध्या की गद्दी में श्री राम जी को प्राप्त हो जाएगी, वो राजा बन जाएंगे और उनके पास हमारे लिए कोई समय नहीं होगा। वो अपना पूर्ण समय अपनी प्रजा के हित के लिए ही देंगे। तो और सोचते कि अगर ये प्रजा अपना हित स्वयं ही कर लेती तो इन्हें राजा की जरूरत ही नहीं होती, तो ये संसार कितना सुखद होता। ये लक्ष्मण जी के विचार थे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को ये व्याख्याएं। और ये जितनी भी हमने व्याख्या कराई थी प्रीवियस में तो मैंने 4 कराई थी, उसके बाद की जो आज हमने कराई है 5, ये भी आपको अपने कॉपी में होमवर्क में करना है। इसकी व्याख्याएं आप लोग अपने कॉपी में करेंगे। क्लियर हो गया। और जो भी हम काम दे रहे हैं वो सभी बच्चों को करना है, क्योंकि अब हो सकता है जल्दी आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम भी स्टार्ट होंगे। इसीलिए जो भी वर्क मैम कराते हैं आपकी कॉपी में होगा तो आप उसे लर्न करने में आप लोगों को आसानी रहेगी। क्लियर हो गया। और जिन्होंने अभी परचेस नहीं की अपनी बुक, वो ज्योति ड्रेसेस, जो कांदरपुर में सब्जी मंडी के सामने ज्योति ड्रेसेस की शॉप है, जहाँ पे आप लोगों को अपनी ड्रेस मिलती है स्कूल की, और वहीं पर आप लोगों को आपके स्कूल की बुक्स भी मिलेंगी। तो जिन्होंने अभी तक परचेस नहीं की वो वहाँ से परचेस कर ले, ताकि अगर बुक एक बार रिटर्न हो गई तो किसी भी बच्चों को मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए समय रहते आप सभी खरीद लें। ठीक है, ओके क्लास।